नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके सुझावों का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपका समर्थन मुझे मिल रहा है। लोग अब इस चैनल को देख रहे हैं, लोग इस चैनल के बारे में ट्वीट कर रहे हैं और लोग बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके का कंटेंट इस चैनल पर आ रहा है। अब आज की खबर की बात करते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका गांधी ने आज शपथ ली है लोकसभा सांसद के रूप में। आज वो एक सफेद साड़ी में जो कि एक जो केरल में जो मलयाली जो साड़ी पहनते हैं, क्रीम साड़ी विद गोल्डन बॉर्डर। तो आज वायनाड को क्योंकि वो रिप्रेजेंट करती थी तो आज उस वेशभूषा में वो नजर आई। गोल्डन साड़ी जिसको कहते हैं केरला की भाषा में, तो क्रीम गोल्डन साड़ी पहनकर हाथ में संविधान की किताब लेकर आज उन्होंने शपथ लिया। लेकिन प्रियंका गांधी की एंट्री से कांग्रेस के जो डायनामिक्स हैं वो किस तरीके से बदलेंगे, अब ये देखना होगा। और संसद के अंदर क्या कुछ नजर आ सकता है, क्योंकि अब गांधी परिवार की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अब ये तीनों सदस्य गांधी परिवार के इस समय संसद में हैं। तो अब पूरी जो राजनीति है वो कैसे बदलेगी, क्योंकि राजनीति पूरी जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस की दिखती है। तो कांग्रेस में अब क्योंकि पूरा गांधी परिवार अब संसद में दिखेगा तो किस तरह से डायनामिक्स चेंज होंगे। तो मैंने सोचा कि आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शशि शेखर सिंह से बात किया जाए जो कि प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मन। इट्स अ रियल प्लेजर टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। और प्रोफेसर सिंह, आज जब प्रियंका गांधी जब ओथ ले रही थी और जिस तरीके से उन्होंने संविधान को की किताब हाथ में लेकर और फिर उन्होंने शपथ लिया, वायनाड को भी एक मैसेज दिया कि वो आज वायनाड की सदस्य हैं, तो केरला की वो गोल्डन क्रीम साड़ी में वो नजर आई। आज क्या संदेश आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ने दिया? उसके बाद फिर कांग्रेस की डायनामिक्स पे बात करेंगे जी। जी, नमस्कार। देखिए, वायनाड से उन्होंने बहुत भारी जीत हासिल की, आप जानते हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी से भी अधिक मतों से वो वायनाड से जीती हैं। दूसरी बात तो वो ऑलरेडी जो हैं कांग्रेस की महासचिव हैं और लगातार प्रियंका गांधी को लेकर के ये बात होती रहती है कि प्रियंका में इंदिरा की छवि दिखाई देती है। ये आम तौर पे कुछ लोग बातचीत करते रहते हैं। शी इज वेरी आर्टिकुलेट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत आर्टिकुलेट हैं। शी इज ए गुड स्पीकर। तो संसद में प्रियंका गांधी की उपस्थिति से निसंदेह संसद के पटल पर जो है जो बहस होती है और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ले लीजिए, इंडिया के द्वारा जो सरकार के ऊपर हमला होता है वो और तीखा होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सोनिया ने लगातार चुनाव, तो पहली बार वो वायनाड से लड़ी हैं, लेकिन लगातार वो चुनाव में जाकर के प्रचार भी करती रही हैं। वो बहुत ही पावरफुल कैंपेनर हैं और आपने ये भी देखा होगा कि उस समय राहुल के क्षेत्र में भी जाकर के वो कैंपेन कर रही थी। और साथ ही साथ जो अमेठी है जहाँ से शर्मा जी जीते हैं, वहां भी केएल शर्मा जो जीते हैं वहां से भी उन्होंने जो है और किस प्रकार से उन्होंने जीत सुनिश्चित की अपने कैंपेन के द्वारा जो है और स्मृति ईरानी को 4 खाने चित कर दिया जो है शर्मा जी जैसे एक सामान्य कांग्रेस के कार्यकर्ता ने। ये बहुत बड़ी जीत है और इसका श्रेय प्रियंका गांधी को भी जाता है। तो संसद में निसंदेह जो है इससे कांग्रेस की धार बढ़ेगी और उससे इंडिया गठबंधन भी पावरफुल होकर के जो है सरकार की गलत नीतियों का जमकर वो विरोध करेंगे और मुझे ऐसी उम्मीद है। जी। लेकिन प्रोफेसर सिंह, अब जो कांग्रेस के अंदर की जो डायनामिक्स है वो किस तरह से बदलेगी, क्योंकि अब राहुल गांधी भी हैं। हालांकि सोनिया गांधी ने अब बहुत ज्यादा वो एक्टिव नजर नहीं आती हैं, लेकिन क्या अब ये जो कांग्रेस के अंदर की डायनामिक्स है ये दोनों भाई बहन के इर्द गिर्द दिखेगी? क्या इसमें अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कैंप्स नजर आएंगे कि भाई एक तरफ प्रियंका गांधी के सपोर्टर्स होंगे, दूसरी तरफ राहुल गांधी के सपोर्टर्स होंगे? हर पार्टी के अंदर की जो इंट्रा पार्टी जो डायनामिक्स होती है वो कुछ ना कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करती है। तो कांग्रेस की डायनामिक्स अब प्रियंका गांधी की एंट्री से किस तरह से बदलेगी? देखिए, जहां तक अगर आप देखेंगे कि जो प्रियंका और राहुल के बीच जो ट्यूनिंग है, दोनों भाई बहन है लेकिन ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इंट्रा पार्टी जो है पार्टी के अंदर कोई इस प्रकार का शक्ति का एक नया केंद्र बन जाएगा और उसके बाद जो है आपस में कांग्रेस के अंदर कुछ शक्ति संघर्ष और पावर के लिए स्ट्रगल प्रारंभ हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तत्काल बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि दोनों की जो अपनी ट्यूनिंग है वो बहुत अच्छी है।
दूसरा एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्रियंका की लगातार कोशिश रही है कि राहुल के नेतृत्व में जो है कांग्रेस आगे बढ़े या प्रियंका स्वयं राहुल के नेतृत्व में काम करे। उन्होंने कभी भी राहुल की आप जानते हैं कि नेतृत्व को, लीडरशिप को चुनौती नहीं दी। एक और इम्पोर्टेंट बात है, कई बार प्रियंका के आर्टिकुलेशन को लेकर के, उसके स्किल ऑफ स्पीच को लेकर के और जनता के से बीच जो उनका कनेक्ट है, कई लोगों ने ये कहना शुरू किया कि प्रियंका के हाथ में कमान होनी चाहिए, राहुल से वो बेहतर जो है लीडर प्रमाणित हो सकती हैं। लेकिन प्रियंका ने निरंतर राहुल के लीडरशिप को स्वीकार करते हुए और उस लीडरशिप के अंदर उसने काम किया है। तो मैं ऐसा कम से कम फिलहाल नहीं मानता हूं कि पार्टी के अंदर कोई जो है शक्ति के दो केंद्र बन जाएंगे और इसके कारण जो है परस्पर संघर्ष की स्थिति और विवाद की स्थिति बनेगी। कम से कम मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राज्यसभा में सोनिया जी हैं और सोनिया जी अब उतनी कुछ अस्वस्थता के कारण बहुत सक्रिय नहीं है, लेकिन लोकसभा में दोनों की उपस्थिति से निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के लिए और जो है परेशानी बढ़ने वाली है। एक तो मजबूत विपक्ष है, आप जानते हैं कि 234 की संख्या और 234 की संख्या और उधर जो है भारतीय जनता पार्टी के बाद 240 है, फिर एनडीए के जो भी नंबर है। तो मुझे लगता है कि ये जो धार उसमें आएगा दोनों भाई बहनों की उपस्थिति से, वो बहुत मजबूत जो है वो प्रहार होगा। और मोदी जी तो ऐसे भी अब बहुत ज्यादा प्रहार को सह नहीं पाते, और प्रहार को नहीं सह पाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो अचानक जो है वो संसद से चल देते हैं, लोकसभा से उठ करके चल देते हैं। तो ये उन्होंने कई बार किया है, आगे भी करेंगे, इसमें कोई डाउट मुझे नहीं है। लेकिन मैं कम से कम निकट भविष्य में पार्टी के अंदर शक्ति के दो केंद्र को नहीं देख रहा हूँ। प्रियंका राहुल के लीडरशिप में कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए संसद और संसद के बाहर वो करेगी और करती रही है, संसद के बाहर तो करती रही है। जी जी। लेकिन प्रोफ़ेसर शशि शेखर सिंह, चुनौतियाँ भी होंगी बहुत सारी प्रियंका गांधी के लिए इस समय। ठीक है, वो दोनों भाई-बहन का जो जोड़ा है संसद में जब वो दिखेगा, मोदी जी हो सकता है आपने सही कहा कि इस तरीके के प्रहार नहीं सह पाएँगे, वो तो राहुल गांधी जब अकेले थे संसद में, तो ही जब वो बोलते थे तो वो संसद में नज़र नहीं आते थे। और अब जब प्रियंका गांधी भी नज़र आएँगी तो मुझे नहीं पता कि मोदी जी वो वाक़ई में वो अटैक या फिर उस तरीके का जो वर्बल एनर्जी है, उस एनर्जी को वो ढो भी पाएँगे। लेकिन प्रियंका गांधी के सामने इस समय चुनौतियां क्या हैं? देखिए, प्रियंका के समक्ष वही चुनौतियां हैं जो कांग्रेस के समक्ष भी है। अभी महाराष्ट्र में जिस प्रकार से आप जानते हैं कि महागारी को हरा दिया गया, मैं बार बार आई एम रिपीटिंग द सेम स्टेटमेंट की, उसे हराया गया है। वो पब्लिक मैंडेट नहीं है, पीपल्स मैंडेट नहीं है। तो चुनौती कांग्रेस है। उसके पूर्व जो कुछ हरियाणा में हुआ, वो भी जो है गंभीर चुनौती, वहां भी हरियाणा में भी जो है किस प्रकार से मैंडेट को मैनिपुलेट कर लिया। तो चुनौती तो जो कांग्रेस के समक्ष है, वही प्रियंका के समक्ष भी चुनौती है कि कैसे कांग्रेस को मजबूत बना के रखें, कम से कम जनता के बीच में कांग्रेस को धीरे धीरे कैसे कनेक्ट करें। और इस कनेक्ट करने के लिए जरूरी है कि प्रियंका, मुझे लगता है कि राहुल तो कार्य कर ही रहे हैं लगातार कांग्रेस में, वो जनता के बीच जा रहे हैं, दो यात्राओं के द्वारा उन्होंने जनता से बीच में कनेक्ट किया। लेकिन निसंदेह जो परिणाम जो है वो रिजल्ट आना चाहिए था चुनाव के, वो नहीं आए। लेकिन यहाँ ये सवाल फिर उठेगा, अगर मैनिपुलेट होगा इलेक्शन तो फिर कहाँ से ये परिणाम निकलेंगे। तो सवाल है कि फिर क्या हो सकता है। इलेक्शन तो वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, आगे भी करेंगे। ऐसी स्थिति में जनता के बीच जाकर के जनता को ये बताना कि भाई ये जनता के मैंडेट को कैसे भारतीय जनता पार्टी जो है मैनिपुलेट कर रही है, इसे उसको बताना बहुत जरूरी है। और दूसरा, प्रियंका को चाहिए, मुझे लगता है तो प्रियंका जैसे राहुल अगर जनता के बीच में बार बार जा रहे हैं, सामान्य जनों से कनेक्ट कर रहे हैं अपने को, प्रियंका को संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, तो वो संगठन पर फोकस करें। तो राहुल जनता के बीच में जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए जो है संपर्क को मजबूत करें। और अगर प्रियंका संगठन पर फोकस करे, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी का और ऑर्गेनाइजेशनली संगठनात्मक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर वो मजबूत नहीं होंगे तो बात नहीं बनेगी। जनता के बीच आप जा रहे हैं लेकिन मैंडेट जो है मैनिपुलेट। तो अगर प्रियंका पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को
गांव-गांव तक ले जाने की मजबूती के साथ प्रयास करे, तो इसको बहुत सफलता मिलेगी। क्योंकि प्रियंका का जो है पब्लिक कनेक्ट बहुत अच्छा है। वो लोगों से जो डायलॉग करती है, बात करती है, बिल्कुल उनके जैसा बन करके वो बात करती है। तो बहुत बिल्कुल। ऐसी सैद्धांतिक बातें करके जो है ना, तो मुझे लगता है कि वो संगठन पर फोकस करें, और दोनों अगर एक जनता से और एक संगठन पर फोकस करे, तो कांग्रेस को भी जो है मजबूती प्रदान करने में सहायता मिलेगी, और निसंदेह जो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक गंभीर चुनौती बनेगी। लेकिन जो अभी करंट डायनामिक्स है कि बीजेपी का सामना, अब तो खैर बीजेपी के भी उतने नंबर्स नहीं है जितने उसके 2014 और 19 में थे। अब अलायंसेस का दौर चल रहा है कि उधर कांग्रेस को भी अलायंस करना पड़ रहा है और अपने संबंध बनाने पड़ रहे हैं बाकी दलों के साथ। इधर बीजेपी को भी अपने संबंध बाकी दलों के साथ बनाने पर मजबूर है क्योंकि उसके पास उतने नंबर्स नहीं है। तो इस अलायंसेस के दौर में क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक साथ मिलकर क्या कांग्रेस को इस लेवल पर लाकर खड़ा कर सकते हैं कि 2029 में कांग्रेस चुनाव अकेले लड़े और फिर हो सकता है कि प्रियंका गांधी को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित कर सकती है कांग्रेस? नहीं, देखिए, राजनीति में संभावनाएं तो बहुत हैं। जो बातें आप कर रही हैं, वो राजनीति की संभावना हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि अभी जो अलायंसेस का जो दौर है, उसमें कांग्रेस अभी इतनी मजबूती तुरंत हासिल कर लेगी कि 2029 के चुनाव में अपने बलबूते वो चुनाव लड़ पाएंगी, और बहुमत भी जीतने की कोशिश, इसकी अभी मुझे कम से कम जो है संभावना नहीं दिखाई दे। मैं इसको 100% कोई रूल आउट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसा मैंने आपसे फिर कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। और ये भी जानते हैं कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल। तो असंभव को संभव बनाने की ये कला है। लेकिन जमीन पर वो अभी सच्चाई दिख नहीं। तो मुझे लगता है कि ये कोशिश करें। दूसरा ये भी अलायंसेस में ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि अगर हम मजबूत हो गए तो फिर अलायंसेस को हम बाय बाय कहेंगे और फिर अकेले बलबूते पर चुनाव। इससे क्या होगा कि जो मजबूती अभी है, वो मजबूती जो है वो नहीं रह पाएगी, और आने वाले कल में जो है अलायंसेस के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग जो है खराब हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये संदेश नहीं जाना चाहिए नहीं, कांग्रेस लेकिन एक को चीज और भी है मजबूत। प्रोफेसर सिंह, आपको याद है कि जिस दिन ये डिसाइड हो गया था कि प्रियंका गांधी जब चुनाव जीत चुकी थी, जब नतीजे आ रहे थे वायनाड के, तो उस समय आनंद भवन में, इलाहाबाद के आनंद भवन में एक पोस्टर लगवाया गया कि इंदिरा वापस आ गई और इंदिरा गांधी वापस आई। तो बार बार अगर कांग्रेस के कार्डर्स अगर उनको इंदिरा जी से अगर कंपेयर करते रहेंगे तो उसका क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि इंदिरा का मतलब है इंदिरा गांधी, वो अकेले दम पर जो उन्होंने कांग्रेस के लिए किया। तो क्या ये बार बार कार्यकर्ता कांग्रेस के ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई प्रियंका गांधी अब आ गई है तो अब प्रियंका गांधी के इर्द गिर्द ही कांग्रेस चलेगी और वो उसी तीव्रता से चलाएंगी जैसे इंदिरा गांधी चला रही थी? तो क्या वो चीज मुमकिन है या देखिए इमेजिनरी चीज है देखिए अभी? ये जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जो पोस्टर लगाए जाते हैं, कुछ लोग स्वयं इस तरह के पोस्टर लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्रियंका के बहुत करीबी समर्थक हैं, वो इस तरह का पोस्टर लगवाते नहीं, ऐसा नहीं। कम से कम प्रियंका ऐसा नहीं करी। मैं जैसा प्रियंका गांधी के वो कार्य को समझता हूँ, मुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तो ये कुछ लोग लगाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो इस तरह के लगाते हैं पोस्टर, उस पोस्टर में ये उनकी कोशिश तो होती है कि प्रियंका गांधी में इंदिरा की छवि है, इंदिरा की तरह वो लोकप्रियता हासिल कर सकती है, और फिर वो अपने बलबूते, अपने चमत्कारी नेतृत्व के कारण जो है जनता का विश्वास जीत सकती है। देखिए ये वो कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीति को समझते नहीं। इस प्रकार की कोई भी कोशिश, और एक और मैं बात निवेदन करना चाहूंगा, इंदिरा की अगर खूबियां थी तो इंदिरा की कमियां भी। और आप जानते हैं कि अगर आप इंदिरा इंदिरा चिल्लाएंगे, प्रियंका में इंदिरा की छवि देखने की बात बहुत जोर शोर से चिल्लाएंगे, तो जो प्रतिपक्षी है यानी भारतीय जनता पार्टी और इस प्रकार की जो कांग्रेस विरोधी ताकतें हैं, वो फिर से इंदिरा गांधी के उस राजनीति को जनता के समक्ष बार बार दोहराएंगे जो उनकी कमियों के लिए जाना जाता है। जिस प्रकार से इमरजेंसी लगाया गया, जिस प्रकार से उस समय उन्होंने आंदोलनों को दबाने की कोशिश की, तो उस समय उनके ऊपर भी तो ये आरोप लगाई था कि उन्होंने लोकतांत्रिक आंदोलनों को भी दबाया और अंततः देश में आंतरिक कारणों से इमरजेंसी की घोषणा करा दी, जिसमें नागरिकों के सारे अधिकार छीन गए थे। इतना ही नहीं, न्यायपालिका में भी जिस प्रकार से जो है जजेस को जो है सप्रेस करके और जूनियर को जो है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया, वो बहुत सारी कमियां उजागर आ जाएंगी। कमियां को उजागर करेंगे, ये कांग्रेस के हित में नहीं है।
इससे उन्हें इंदिरा की, ठीक है, इंदिरा गांधी एक बहुत स्ट्रांग, बहुत पॉपुलर, करिश्मेटिक लीडर थी, लेकिन उनके कमियों के कारण और 77 में किस प्रकार की हार हुई। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के तो बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन इंदिरा के उस रूप के भी बहुत तेजी से खिलाफ हैं, बहुत जोर से खिलाफ हैं। तो वो नहीं चाहती कि इंदिरा जैसी लीडर इमर्ज करे और फिर देश में इस प्रकार की अधिनायकवादी प्रवृत्तियां इमर्ज करें। यही कारण है कि इंदिरा की उन बातों को ध्यान रख करके वो मोदी के भी बहुत खिलाफ हैं, क्योंकि मोदी में भी वही अधिनायकवादी प्रवृत्तियां हैं और बिल्कुल। पर्सनैलिटी कल्ट, अपनी हीरो वर्शिप, वो तमाम चीजें उसमें हैं। मुझे लगता है कि इस चीजों से बचने की आवश्यकता है। और जो वर्तमान की चुनौतियां हैं, जो कांग्रेस के समक्ष चुनौतियां हैं, और उससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और तमाम जो चुनौतियां हैं, और अदानी के प्रति जो मोदी जी की भक्ति है, जो पूरे देश के लिए नुकसानदेह सिद्ध हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है। तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि उन चीजों को वो उजागर करें, उन पर फोकस करें। ये देश के हित में भी होगा, कांग्रेस के भी हित में होगा, इंडिया गठबंधन के हित में होगा, और संविधान और जनतंत्र के हित में होगा। और प्रियंका बिल्कुल। जिस संविधान को हाथ में लेकर के शपथ खाई है, और राहुल तो उस संविधान को के प्रति लेके घूमते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको, कि संविधान के द्वारा देश में जनतंत्र रहे और जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को कैसे पूरा किया जाए, इस पर वो फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल बस करेंगे कि अब प्रियंका गांधी के ऊपर संसद में जो उनकी मौजूदगी होगी, जो ट्रोल आर्मी है वो उन पर अब कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? बीजेपी के लोग उन पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या मोदी जी जैसे राहुल गांधी के ऊपर प्रहार करते हैं अपनी संसद के अंदर स्पीचेस पर, तो क्या वो उसी तरह से अब प्रियंका गांधी के ऊपर भी बोल पाएंगे, या फिर मोदी जी के लिए प्रियंका गांधी एक नॉन पर्सोना नॉन ग्रेटा होंगी? किस तरीके, क्योंकि वो एक महिला है और महिला के ऊपर बोलने के पहले 10 बार सोचेगी, या ट्रोल आर्मी उनको नहीं बख्शने वाली? देखिए, ऐसा है, इन लोगों से ये अपेक्षा ना करें, ये महिलाओं का सम्मान करेंगे, ये बातें बेमानी हैं, ये सम्मान नहीं करते हैं। जो जो भी विरोध में हो, वो महिला हो या पुरुष, किस प्रकार से वो ट्रोल आर्मी काम करती है, किस भाषा का प्रयोग करती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और आप जानते भी हैं, आप तो बहुत नामी गिरामी पत्रकार हैं और सब कुछ जानती हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रोल आर्मी प्रियंका के प्रति महिला होने के कारण बहुत सम्मानजनक तरीके से आचरण करेंगे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। देखिए, ये तो पूरे 10 वर्षों में इस तरह के ट्रोल आर्मी को तैयार किया गया, उनको ट्रेंड किया गया है इसी प्रकार से। और यही कारण है कि पब्लिक डोमेन में लगातार ये ट्रोल आर्मी किस प्रकार की, किस भाषा का प्रयोग करती है, और किसी के भी चरित्र हनन का प्रयास करती है। ये चरित्र हनन करने की कोशिश, और झूठ को इतना फैलाया जाता है। अभी मैं एक बात आपसे कहता हूँ, आज ही की बात, अभी मैंने एक जो है वो इसमें व्हाट्सएप में देखा, एक मैसेज था, किसी ने डाला कि देखिए, चंद्रगुप्त की पत्नी संयोगिता थी। देखिए, इन लोगों का ज्ञान तो बहुत अधूरा है ना, बहुत गलत ज्ञान है। वो थी सेल्यूकस की पत्नी, सॉरी बेटी थी, वो सेल्यूकस की बेटी थी। और उससे इसलिए शादी करने से जो है कि जो विदेशी महिला से उत्पन्न संतान होगी, वो भारत के प्रति उतना प्रेम नहीं रखेगी। मैंने जो गलतियां हैं उसमें तो है ही, संयोगिता जयचंद की बेटी थी, पृथ्वीराज से शादी हुई, और दूसरी तरफ सेल्यूकस से हेलेना, जो सेल्यूकस की बेटी थी, उससे चंद्रगुप्त की शादी चाणक्य ने करवाया। और वो इसलिए कहा था कि दोनों मजबूत राष्ट्र जो हैं, अगर पारिवारिक या इस प्रकार के वैवाहिक संबंधों में रहेंगे, तो उससे राष्ट्र एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहेंगे, और एक दूसरे की मजबूती से तो एक राष्ट्र के रूप में वो शक्तिशाली बनेंगे। और ये क्या फैलाया जा रहा है कि विदेशी महिला से उत्पन्न संपत्ति, अब देखिए ये कहाँ गया, ये सोनिया से उत्पन्न, है ना, प्रियंका या राहुल, उस संतान के ऊपर जो है ये छीछा लेदर और ये झूठ और चरित्र हनन का प्रयास शुरू हो गया है। तो अभी प्रियंका संसद में पहुंची है, और देखिए किस प्रकार की जो विदेशी महिला से उत्पन्न संतान है, वो भारत के प्रति प्रेम नहीं, तो झूठ तो जो बातें हैं ही हैं, लेकिन ये भी तय है कि इसका इशारा कहाँ, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो मैं नहीं समझता कि ये ट्रोल आर्मी किसी प्रकार से जो है वो बहुत ही संयमित और बहुत ही जो, देखिए, आलोचना करना कोई गलत नहीं है, विरोध कीजिए, ये तो जनतंत्र को जिंदा रखने की कोशिश। वॉल्टेयर एक बहुत बड़े फ्रेंच फिलोसोफर थे, वो एक बात कहा करते थे व्यक्ति की आजादी के संबंध में, बोलने की आजादी के संबंध में। वो कहते थे कि यद्यपि मैं आपसे सहमत नहीं हूं, किंतु आपके बोलने की आजादी
की रक्षा में मैं अपने प्राण को भी दे सकता हूँ। यानी कि योर राइट टू स्पीक वो डिफेंड किया जाएगा किसी भी हालत में, दो आई डोंट एग्री विथ यू। तो ये जरूरी है, जनतंत्र की ये एसेंस है। देखिए डिसएग्रीमेंट होगा, असहमति होगी, लेकिन उस बिल्कुल, असहमति के बीच भी जो है मर्यादा बनी रहेगी, एक बिल्कुल, दूसरे के प्रति सम्मान बना रहेगा, ये जरूरी है। बिल्कुल लेकिन ये सर। ट्रॉल आर्मी को कौन सिखाएगा? वॉलटेयर की बात उनसे करेंगे तो उनको समझिए वॉलटेयर थे कौन, कहा कैसे, अच्छा ये भी इंडियन रहे होंगे, विश्व गुरु वाला इंडिया जो है। तो मैं बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। कुछ क्या कहूँ। जी बिल्कुल, बस चलते-चलते मुझे पता है आपको बहुत जल्दी है, कॉलेज के बीच में समय आपके लिए निकालना मुश्किल होता है, लेकिन एक चलते-चलते बस संजय राउत ने एक ट्वीट किया है प्रियंका गांधी की जो शपथ ग्रहण का जो वीडियो है उसको टैग करके उन्होंने कहा कि शेरनी संसद में आ गई। उन्होंने ये कहा है कि संसद में हाँ, शेरनी आ गई। क्या कहेंगे बस चलते-चलते? जी। नहीं ये वो लोग कह रहे हैं जो प्रियंका को एक बहुत मजबूत नेत्री के रूप में देखते। शेरनी मतलब मजबूत, और जो अपने प्रतिरोधियों पर विरोधियों पर आक्रमण करेगी एकदम सामने से, फ्रंटल अटैक होगा, ये जो है वो तो उसकी विशेषता के ऊपर उनकी ये है, तो वो ठीक है। लेकिन प्रतिपक्षी या विरोधी क्या करेंगे, वो जैसा मैंने अभी एक उदाहरण देकर के आपको बताया, इस बात लेकिन को आप भी मोदी समझिए। जी मोदी के लिए उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। देखिए मोदी ऐसे भी किसी का सामना करने की स्थिति में है नहीं, उनकी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, और उनके पास शब्दों की बहुत कमी है, तो वो कई बार अनर्गल प्रलाप करते हैं। संसद के अधिवेशन प्रारंभ होने के पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे थे कि डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, ये बातें कर दी, और संसद चल ही नहीं पा रहा है, और उसको ना चलने देने के लिए बीजेपी, यहाँ तक कि स्पीकर और यहाँ की सभापति राज्यसभा ये जिम्मेदार हैं। तो ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये क्या मुकाबला करेंगे? जनतंत्र में तो इनको विश्वास ही नहीं है, और असहमति को ये शत्रु के रूप में देखते हैं। तो जो सहमत नहीं है उनको ये शत्रु मानते हैं। तो जनतंत्र बिल्कुल, में सरकार और प्रतिपक्ष दोनों मायने रखता है। और आप याद कीजिए, अम्बेडकर ने भी इस बात को दोहराया था कि मजबूत प्रतिपक्ष होना बहुत जरूरी है जनतंत्र के। जी बिल्कुल। चलिए प्रोफेसर सिंह आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू।